डाइजेशन इन स्टोमिक। तो इस टॉपिक में जो चीज़ें हमने कवर अप करनी है उनमें पहली चीज़ ये है कि स्टोमिक है क्या। दूसरी चीज़ हम यहाँ पर ये कवर अप करेंगे कि स्टोमिक की स्ट्रक्चर क्या है, उसके पार्ट्स कितने हैं। तीसरा हम ये देखेंगे कि स्टोमिक के अंदर लेयर्स कौन सी होती हैं और स्टोमिक की कौन सी वो लेयर है जो एंजाइम्स या फिर आप ये कह लें कि जो जिसमें ग्लैंड्स मौजूद होते हैं जो गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ करेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर वो जो गैस्ट्रिक जूस हैं वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, फिर वो स्टोमिक को डाइजेस्ट क्यों नहीं करते, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट कि अगर हम ये बात कर लें कि खुराक जो है उसके अंदर जितनी भी प्रोटीन है वो डाइजेस्ट कहाँ पर होनी है, स्टोमिक के अंदर होनी है, राइट। अब अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं ना प्रोटीन की, तो स्टोमिक को कैसे पता चलता है कि इस वक्त खुराक में प्रोटीन है, इस वक्त पेप्सिनोजिन ज़्यादा प्रोड्यूस होना चाहिए। स्टोमिक को कैसे पता चलता है कि अब खुराक के अंदर प्रोटीन कम है, अब पेप्सिनोजिन कम प्रोड्यूस करना है। और एट द एंड हम ये देखने वाले हैं कि जो स्टोमिक होता है उस स्टोमिक के एंड पे जो प्रोडक्ट बनता है उसका नाम क्या होता है। चलें थोड़ा सा फीडबैक ले लेते हैं। फीडबैक ये है कि हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हुआ था वो स्टार्ट हुआ था ओरल कैविटी से और बक्कल कैविटी से। और देखें आपके खुराक के अंदर ना 3 मेन न्यूट्रेंट्स होते हैं, उनमें पहला जो न्यूट्रेंट है उसका नाम होता है कार्बोहाइड्रेट, और जो दूसरा न्यूट्रेंट होता है वो होता है आपके पास प्रोटीन्स, और जो तीसरा न्यूट्रेंट होता है वो कौन सा होता है, लिपिड्स होते हैं। अब ये चीज़ आपने याद रखनी है कि खुराक के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो कहाँ पे टूटने हैं, वो आपके माउथ के अंदर टूट जाएंगे, ब्रेक हो जाते हैं। लेकिन दूसरी चीज़ रह गई प्रोटीन्स। प्रोटीन्स ने कहाँ पर टूटना है, प्रोटीन्स की जो डाइजेशन होती है वो कहाँ होगी, स्टमक के अंदर होगी। और आपने ये भी बेटा याद रखना है कि जब हम बक्कल कैविटी की बात करते हैं तो बक्कल कैविटी के एंड पर हमें जो खुराक होती है वो एक स्लिपरी मैस की सूरत में मिलती है, और जो स्लिपरी मैस होता है उसको हम नाम देते हैं बोलस का। क्या नाम दे देंगे, बोलस का। तो ओरल कैविटी के एंड एक बोलस खुराक के स्लिपरी पीस के ऊपर होता है जिसका नाम होता है बोलस। अब बोलस जो होगा वो बोलस कहाँ पर आएगा, आपके स्टोमिक की तरफ मूव करेगा। देखें जरा, जो बोलस होता है ना बेटा, बोलस आपके आएगा ओसोफेगस की जानिब आ जाएगा। बोलस कहाँ पर आएगा, ओसोफेगस की जानिब आ जाएगा। अब जो स्टोमिक का ऊपर वाला पोर्शन होता है, स्टोमिक का जो ऊपर वाला पोर्शन होगा, हम उस पोर्शन को क्या नाम दे देंगे, दिस वन इज नोन एज, इसको आप नाम दे देंगे कार्डियक पोर्शन का। क्या नाम देंगे, कार्डियक पोर्शन का नाम देते हैं। स्टोमिक का पहला पोर्शन जिसका नाम है कार्डियक पोर्शन। तो जो कार्डियक पोर्शन है और आपके पास ओसोफेगस है, इन दोनों के दरमियान में देखिए तो आपको यहाँ पर एक रेड कलर का एक वाल दिखाई दे रहा है, उस वाल को हम नाम देंगे स्फिंक्टर का। क्या नाम देते हैं, स्फिंक्टर का नाम देंगे, और हम उसको कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। क्या नाम देंगे, कार्डियक स्फिंक्टर। आपको याद हो हमने पेरिस्टालसिस पढ़ी थी, मैंने कहा था पेरिस्टालसिस इज अ वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द स्मूथ मसल्स, जो कि आपके ओरल कैविटी से स्टार्ट होगी और आपके स्टोमिक स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ कंटिन्यूसली चलती जाएगी। अब देखें जब ये कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होती है पेरिस्टालसिस की, तो पेरिस्टालसिस की कॉन्ट्रैक्शन के नतीजे में जो बोलस होगा वो यहाँ से आपके माउथ से आएगा ओसोफेगस में, और ओसोफेगस से कहाँ पर आना है, इंटर होना है स्टोमिक के किस पोर्शन में, कार्डियक पोर्शन में। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कार्डियक स्फिंक्टर ओपन कैसे होगा। देखें वो जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है, वेव लाइक मूवमेंट, उस वेव लाइक मूवमेंट की वजह से क्या होता है, आपका जो स्टोमिक होता है जहां पर कार्डियक स्फिंक्टर है वो ओपन हो जाएगा। जब कार्डियक स्फिंक्टर ओपन होगा तो फाइनली उसके ओपन होने से ये जो खुराक का पार्टिकल होगा ये स्टोमिक के किस पोर्शन में आ जाएगा, इट कम्स इनटू द कार्डियक पोर्शन। कहां पर आ जाएंगे, तो फाइनली आपके पास बोलस कहां पर आ गया, कार्डियक पोर्शन में आ गया। अब जरा डेफिनेशन की तरफ आ जाए। व्हाट इज द स्टोमिक, हम कहेंगे स्टोमिक इज द डायलेटेड पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जो एलिमेंट्री कैनाल है वो स्टार्ट होती है बक्कल कैविटी से और एंड होगी एनएस के ऊपर, और बक्कल कैविटी से लेके एनएस तक अगर हम देखते जाते हैं तो दरमियान में बक्कल कैविटी और एनएस के बीच में एक पोर्शन ऐसा होता है जो फैला हुआ होता है। एलिमेंट्री कैनाल का वो हिस्सा जो फैला हुआ होगा उसको क्या नाम दे देंगे, स्टोमिक। आपके एलिमेंट्री कैनाल बेटा ऐसे आपको देखने को मिलेगी, ये देखें बक्कल कैविटी, ओसोफेगस, ओसोफेगस के बाद ये स्टोमिक आ जाएगा, स्टोमिक के बाद इस तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाएंगे, और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आपके पास यहाँ पर आ जाएंगे लार्ज इंटेस्टाइन, और उसके बाद आपके पास फाइनली आ जाएगी एनएस। तो देखें ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल है। एलिमेंट्री कैनाल का वो हिस्सा जो क्या है, डाइलेटेड है। तो ये जो डाइलेटेड पोर्शन है एलिमेंट्री कैनाल का, इसका नाम क्या होगा, स्टोमिक होगा। नेक्स्ट देखें पॉइंट,
इट इज अ जे शेप्ड ऑर्गन। अगर हम इसको देखें स्टोमिक को, तो ये आपको बेटा इस तरह से जे शेप में दिखाई देगा। ये देखें जे शेप्ड के अंदर ये कौन सा ऑर्गन है, जे शेप्ड ऑर्गन होगा। मौजूद कहां पर होगा, लेफ्ट ऑफ द एब्डोमेन। अब लेफ्ट ऑफ द एब्डोमेन का मतलब क्या है, देखें दिस वन इज अ थोरैसिक रीजन, जो सीने वाला रीजन होगा ये थोरैसिक होता है, ये पेट वाला हिस्सा होता है, ये होता है एब्डोमेन रीजन। तो उसने कहा कि एब्डोमेन रीजन में किस साइड पर होगा, तो देखें मेरे यहाँ पर एब्डोमेन रीजन ये वाला है, तो एब्डोमेन रीजन पे लेफ्ट साइड यानी कि यहाँ पर होगा। उसके बाद जस्ट बीनीथ द डायाफ्रेम। डायाफ्रेम और एब्डोमेन होता क्या है, एब्डोमेन तो पेट वाला हिस्सा आ गया, डायाफ्रेम क्या होता है, आपके जो आखिरी वाली दो पसलियां होती हैं ना, रिब्स होती हैं, वो इस तरह से डोम लाइक स्ट्रक्चर बना रही हैं आपके बॉडी के अंदर। यहाँ पर देखें ऐसे इसको महसूस करेंगे तो इस तरह स्ट्रक्चर बनेंगे, उसको कहेंगे डायाफ्रेम। तो इसने कहा स्टोमिक कहां पर मौजूद है, जस्ट बीनीथ द डायाफ्राम से नीचे ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। यहां पर क्या होगा, स्टोमिक। क्या होगा, स्टोमिक। डायाफ्राम से नीचे बॉडी की लेफ्ट साइड पर यहां पर क्या होगा, स्टोमिक मौजूद होगा। दैट इज द लोकेशन ऑफ द स्टोमिक। अब हम बात कर लेते हैं इसके कुछ स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए अगर हम स्टोमिक के स्ट्रक्चर की बात करें तो दो पोर्शन होते हैं। स्टोमिक का जो स्टार्ट वाला पोर्शन होगा इसका नाम होगा कार्डियक पोर्शन। कार्डियक पोर्शन के बिल्कुल ऊपर वाली साइड पर, कार्डियक पोर्शन के बिल्कुल ऊपर वाली साइड पर एक रीजन होता है, इसको नाम देंगे फ्यूंडस। क्या नाम देंगे, फ्यूंडस। अब फ्यूंडस क्या होता है, फ्यूंडस का काम यही होता है कि जब खुराक हमने खा ली है ना, खुराक के जब टूटेगी स्टोमिक के अंदर, खुराक जब स्टोमिक के अंदर टूटेगी तो टूटने के दौरान कुछ गैसेस भी तो प्रोड्यूस होंगी ना। वो जो गैसेस प्रोड्यूस होती हैं वो गैसेस कहां पर कलेक्ट हो जाएंगी, जाकर फ्यूंडस में। कहां पर, फ्यूंडस होता है कहां पर, स्टोमिक का जो सबसे सुपीरियर पोर्शन है। फ्यूंडस इज द सुपीरियर पोर्शन ऑफ द कार्डिया। कार्डिया बोलते हैं, कार्डियक पोर्शन को क्या कहते हैं, कार्डिया भी बोल देते हैं। तो कार्डियक के ऊपर जो सुपीरियर पोर्शन है उसका नाम है फ्यूंडस। उसका काम क्या होता है, उसका काम सिर्फ इतना होता है कि खुराक ने जब यहाँ पर केमिकल डाइजेशन होनी है उस दौरान जो गैसेस प्रोड्यूस होंगी वो वहां पर स्टोर्ड हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा ये वाला कार्डियक रीजन। कार्डियक रीजन के बाद आ जाएगा बॉडी ऑफ द स्टोमिक। ये जो रीजन है स्टोमिक का इतना, ये क्या है, बॉडी ऑफ स्टोमिक। यहां से लेके यहां तक बॉडी ऑफ स्टोमिक है। बॉडी ऑफ स्टोमिक के बाद नीचे की जानिब देखें तो यहां पर एक रीजन दिखाई दे रहा है जिसको नाम देंगे एंट्रम का। क्या नाम देंगे, एंट्रम। एंट्रम जो होता है ये स्टोमिक का वो रीजन होगा जहां पर आपके पास जब खुराक और प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाना है ना, उसके बाद जो खुराक होगी वो एक शोरबे की शक्ल में आ जाएगी, और वो शोरबा जो सूप होगा, सूप लाइक स्ट्रक्चर, वो कहां पर आकर स्टोर हो जाएगी, एंट्रम के अंदर स्टोर हो जाएगी। स्टोरेज ऑफ सूप लाइक स्ट्रक्चर इस एंट्रम के अंदर हो जाएगी। और एंट्रम से आगे एंट्रम से ऊपर वाली साइड पर अगर आप देखते हैं तो हम उस पोर्शन को क्या नाम दे देंगे, दिस वन इज नोन एज, इसको आप नाम दे देंगे पाइलोरिक पोर्शन। पाइलोरिक रीजन का नाम भी दे सकते हैं। तो स्टोमिक को देख लें, स्टोमिक के कुछ इस तरह से पार्ट हैं। सबसे ऊपर आपके पास होगा ओसोफेगस। ओसोफेगस के बाद आएगा कार्डियक स्फिंक्टर। कार्डियक स्फिंक्टर के बाद आएगा कार्डियक पोर्शन। कार्डियक पोर्शन का सुपीरियर कौन सा है, फ्यूंडस। तो कार्डियक पोर्शन से नीचे है बॉडी ऑफ द स्टोमिक। बॉडी ऑफ द स्टोमिक के बाद आएगा एंट्रम, और एंट्रम के आखिर पे आ जाएगा, एंट्रम से ऊपर वाली साइड पर होगा पाइलोरिक पोर्शन। ठीक है, चलें ये तो होगी आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमिक। अब हम बात करते हैं लेयर्स के बारे में। स्टोमिक की जो वाल्स होती है ना, इन वाल्स में 3 लेयर्स होती हैं। देखें सबसे पहली वाली मैंने बाहर की जानिब एक ब्लैक से लेयर बनाई है। ये जो ब्लैक वाली लेयर होगी इट इज द आउटर लेयर, और किस चीज से मिलकर बनी है, कनेक्टिव टिश्यू से। ब्लैक वाली से अंदर वाली जानिब एक ब्लू कलर के अंदर लेयर है। तो जो दूसरी लेयर होगी उसका नाम क्या होगा, मिडल लेयर। कौन सी लेयर है, और मिडल लेयर किस चीज से मिलकर बनी है, 2 लेयर्स ऑफ द स्मूथ मसल्स। और स्मूथ मसल से अंदर वाली साइड पर देखें तो आपको रेड कलर में भी एक लेयर दिखाई दे रही है। ये जो रेड कलर के अंदर लेयर है ये क्या है, कनेक्टिव टिश्यू की ही है, लेकिन कनेक्टिव टिश्यू के साथ साथ यहाँ पर एक और चीज भी है, वो क्या है, ग्लैंड्स। तो जो इनर लेयर होगी उसमें कनेक्टिव टिश्यू के साथ साथ और क्या होंगे, ग्लैंड्स होंगे, और इसी की वजह से हम उसको नाम देते हैं म्यूकोसा। क्या नाम देते हैं, म्यूकोसा का नाम देते हैं। क्या नाम देंगे, म्यूकोसा का नाम भी दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए इनर लेयर के अंदर क्या है। अब ग्लैंड कौन से होंगे, ग्लैंड यहां पर होंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टोमिक के किस रीजन में होंगे, इनर लेयर पर मौजूद होंगे। ठीक है, अब गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या रिलीज करेंगे, गैस्ट्रिक जूस में 3 तरह की चीजें होती हैं। अब वो कौन कौन सी होती हैं, वो कैसे प्रोड्यूस होती हैं। देखिए गैस्ट्रिक जो ग्लैंड्स होते हैं ना, उस ग्लैंड में 3 तरह के सेल होते हैं, पैरिटल सेल, जाइमोजन सेल एंड म्यूकस सेल।
जो आपके पास पैरेटल सेल्स होंगे, पैरेटल सेल रिलीज करेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या रिलीज कर देंगे? जो जाइमोजन सेल होंगे दे विल प्रोड्यूस द पेप्सिनोजिन। वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? पेप्सिनोजिन। और पीछे बचे आपके पास म्यूकस सेल। म्यूकस सेल का काम क्या होता है? इन्होंने रिलीज करना है म्यूकस। क्या रिलीज करना है? म्यूकस रिलीज करना होता है। देखें ज़रा, हमने खाना खाया, देखें असल में होता मैकेनिज्म, अब समझिए ज़रा कैसे होगा। खुराक डाइजेस्ट कैसे होती है, प्रोटीन की डाइजेशन कैसे होती है। देखें, आपको जैसे ही आप खुराक को देखते हैं, खुराक को देखते वक्त ही हमारे स्टोमिक के अंदर पेप्सिनोजिन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। फिर हम खुराक को खाते हैं, चुबाते हैं, वो किस फॉर्म के अंदर आएगी? वो आएगी बोलस की फॉर्म में। जब वो बोलस की फॉर्म में आ जाएगी, फिर आएगी पेरिस्टाल्सिस की मूवमेंट, जिसकी वजह से जो खुराक का बोलस होगा ना, वो ओसोफेगस से होता होता कहाँ पर आ जाएगा? स्टोमिक में आएगा। कहाँ पर आएगा? स्टोमिक में। अब देखें, जैसे खुराक स्टोमिक में आई, खुराक के स्टोमिक में आते ही जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होगा वो क्या रिलीज करेगा? अब गैस्ट्रिक जूस में क्या होगा? HCl। गैस्ट्रिक जूस में तीन चीजें होंगी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिनोजिन एंड म्यूकस। ये तीनों मिलकर क्या बनाएंगे? गैस्ट्रिक जूस बनाएंगे। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के चंद एक काम है। इसका पहला काम ये होता है कि खुराक के अंदर जो बैक्टीरियाज हैं उसको किल करने का काम किसका होगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। अब स्टोमिक के अंदर जो पीएच लेवल है, पीएच को लो करने का काम है। स्टोमिक के अंदर जो पीएच को लो करने का काम है वो भी किसका होगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होगा। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से जो पीएच होगी वो स्टोमिक के अंदर 2 से 3 पे चली जाएगी, एसिडिक हो जाएगी। जब मीडियम एसिडिक हो जाएगा तो मीडियम के एसिडिक होने की वजह से जो पेप्सिनोजिन है वो इनएक्टिव फॉर्म है। वो कौन सी फॉर्म है? इनएक्टिव फॉर्म है। तो वो इनएक्टिव जो फॉर्म होगी वो खुद को चेंज करके किस फॉर्म के अंदर आ जाएगी? डेट विल बी टर्न्ड इनटू द एक्टिव फॉर्म। और जो एक्टिव फॉर्म होती है उसका नाम क्या होगा? उसका नाम होता है पेप्सिन। क्या होता है? तो पेप्सिनोजिन किस में चेंज हो जाएगा? पेप्सिन में। और जो पेप्सिन होता है बेटा, पेप्सिन का काम होता है खुराक के अंदर जितनी भी प्रोटीन्स हैं उसको तोड़ देना। प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन्स मिलके बने हैं अमाइनो एसिड से, तो पेप्सिन क्या करेगा? ये प्रोटीन को तोड़ के किस में चेंज कर देगा? अमाइनो एसिड में चेंज कर देगा। दैट्स इट। ठीक है, अब दूसरी बात ये है कि अगर पेप्सिनोजिन प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सकता है तो वो जो पेप्सिन है वो स्टोमिक के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो स्टोमिक की वाल को डाइजेस्ट क्यों नहीं करता भाई? क्योंकि स्टोमिक की वाल भी तो प्रोटीन से मिलकर बनी है ना, है कि नहीं? क्वेश्चन यहाँ से ये है कि अगर जो पेप्सिन है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर लेता है तो जो स्टोमिक की वाल हैं वो भी प्रोटीन से मिलकर बनी है, तो उन प्रोटीन्स की वाल्स को स्टोमिक डाइजेस्ट क्यों नहीं कर सकता? ये पेप्सिन स्टोमिक की वाल को डाइजेस्ट क्यों नहीं करता? देखें, उसकी रीज़न ये होती है, आपने गैस्ट्रिक जूस की सेक्रेशन में तीसरी सेक्रेशन देखी है, उसका नाम क्या है? म्यूकस। जो म्यूकस होता है ना, जैसे ही म्यूकस रिलीज होगा, म्यूकस ना स्टोमिक की अंदर वाली साइड पर यहाँ पर एक लेयर बना देगा। म्यूकस की क्या बन जाएगी? अंदर की जानिब लेयर बन जाएगी। अब म्यूकस की लेयर की वजह से जो पेप्सिन होगा वो स्टोमिक की वाल को डाइजेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि जो म्यूकस होगा ये जो होता है म्यूकस ये बेसिक होता है, और जो आपके पास पेप्सिन होता है ये एसिडिक मीडियम में काम कर सकता है। दैट्स व्हाई जो आपके पास पेप्सिन होगा वो स्टोमिक की वाल को डाइजेस्ट नहीं कर सकता। अब प्रॉब्लम यहाँ पर यह भी है कि हमारे स्टोमिक को कैसे पता चलता है जी इस वक्त इतना पेप्सिनोजिन प्रोड्यूस करना है, यानी कि स्टोमिक को कैसे पता चलता है कि इस वक्त बॉडी के अंदर प्रोटीन ज़्यादा है, इस वक्त पेप्सिनोजिन ज़्यादा प्रोड्यूस करना है, इस वक्त आपने खाना कम खाया है, खाने के अंदर प्रोटीन कम है, इस वक्त पेप्सिनोजिन कम प्रोड्यूस करना है। अब उसका आंसर क्या है? देखिए, उसका आंसर ये है, जैसे ही मैंने कहा आपने खुराक को देखा, आपकी बॉडी के अंदर क्या प्रोड्यूस हो गया? पेप्सिनोजिन प्रोड्यूस हो गया। अब जैसे ही बेटा वो जो पेप्सिनोजिन प्रोड्यूस हुआ तो जो पेप्सिनोजिन है वो खुद को एक्टिव फॉर्म के अंदर ले आया, और एक्टिव फॉर्म क्या थी? पेप्सिन। क्या थी? पेप्सिन। पेप्सिन ने क्या किया? पेप्सिन ने प्रोटीन को तोड़ दिया किसके अंदर? उसके छोटे यूनिट, और उसका नाम क्या था? अमाइनो एसिड्स के अंदर तोड़ दिया। अब बेटा जैसे ही अमाइनो एसिड टूटेंगे, अमाइनो एसिड की जैसे जैसे कंसंट्रेशन स्टोमिक के अंदर बढ़ जाएगी, अमाइनो एसिड की
कंसंट्रेशन जैसे जैसे स्टोमिक में बढ़ेगी, ये स्टोमिक के अंदर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होंगे या गैस्ट्रिक सेल होंगे उसको स्टिमुलेट करेगा, और वो क्या रिलीज करेंगे बच्चे, वो रिलीज कर देंगे गैस्ट्रिन। क्या रिलीज करेंगे? अगेन सुने, अगर हमने खाना खाया है ज़्यादा और उसके अंदर प्रोटीन है ज़्यादा, तो जैसे ही खुराक स्टोमिक में गई, पेप्सिनोजिन पेप्सिन में चेंज हुआ, पेप्सिन ने प्रोटीन को चेंज कर दिया अमाइनो। जैसे ही उसने अमाइनो एसिड में चेंज किया तो अमाइनो एसिड की कंसंट्रेशन स्टोमिक में क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। जैसे ही कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई तो अमाइनो एसिड की कंसंट्रेशन के इंक्रीज होने की वजह से इस अमाइनो एसिड ने स्टिमुलेट किया कुछ सेल्स को, कुछ स्पेशल सेल को क्या किया? स्टिम्युलेट किया। और उन सेल्स ने क्या प्रोड्यूस किया? उन सेल्स ने प्रोड्यूस किया गैस्ट्रिन। क्या प्रोड्यूस किया? अब जो गैस्ट्रिन होगा, ये गैस्ट्रिन यहाँ से प्रोड्यूस होने के बाद ब्लड के ज़रिए से मूव करके जाएगा किस ग्लैंड के पास? गैस्ट्रिक ग्लैंड के पास जाएगा, और उसको जाके स्टिमुलेट करेगा कि वो क्या रिलीज करे? वो रिलीज करे गैस्ट्रिक जूस। क्या रिलीज करे? गैस्ट्रिक जूस रिलीज करे, ताकि स्टोमिक के अंदर जो बाकी प्रोटीन बच गई है वो भी ब्रेक डाउन हो सके। अगर आपने खुराक के अंदर प्रोटीन ही कम ली है तो जाहिर बात है प्रोटीन के कम होने की वजह से अमाइनो एसिड भी, जब अमाइनो एसिड कम होंगे तो वो सेल को स्टिमुलेट, जब सेल को स्टिमुलेट नहीं करेंगे तो गैस्ट्रिन प्रोड्यूस, जब गैस्ट्रिन प्रोड्यूस नहीं होगा तो वो गैस्ट्रिक ग्लैंड के पास नहीं जाएगा, वो गैस्ट्रिक ग्लैंड के पास नहीं जाएगा तो गैस्ट्रिक जूस कम प्रोड्यूस हो जाएगा और स्टोमिक जो होगा वो अपना काम नॉर्मल करना शुरू कर देगा। ठीक है, अब एक आखिरी टर्म बच गई है आपके पास, उस आखिरी टर्म का नाम क्या है? दैट्स नेम इज अ हार्ट बर्न। हार्ट बर्न क्या होता है? देखिए, मैंने आपसे ये कहा था कि जब बोलस आपसे बोलस जब मूव करता है आपके माउथ या बकल कैविटी से स्टोमिक की जानिब, देन हम एक मूवमेंट पढ़ते हैं, उसका नाम होता है पेरिस्टालसिस। क्या होता है? सम टाइम क्या होता है कि जब खुराक आपके स्टोमिक में आ गई, खुराक के स्टोमिक में आने के बाद जो खुराक होगी ना उसके अंदर क्या इंक्लूड किया जाएगा? गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस की वजह से प्रोटीन टूट के किस में आ गई? अमाइनो एसिड में आ गई। जब प्रोटीन टूट के अमाइनो एसिड में आ जाती है ना, जो बोलस होता है, जो स्टोमिक में एंटर हुआ था बोलस, लेकिन जब प्रोटीन टूट जाती है तो प्रोटीन के टूटने के बाद जो खुराक होगी वो एक सूप लाइक स्ट्रक्चर में आ जाएगी, और वो जो सूप लाइक स्ट्रक्चर होगा उसको आप नाम दे देंगे काइम का। क्या नाम देंगे? काइम। काइम कैसे बना? जब बोलस के ऊपर एंजाइम्स ने काम किया तो काम करने की वजह से वो एक सूप लाइक स्ट्रक्चर में चेंज हो गया। अब सूप लाइक स्ट्रक्चर का नाम क्या है? काइम। काइम जमा कहाँ पर होगी? एंट्रम में। और उसके बाद पाइलोरिक स्फिंक्टर यहाँ से ओपन होगा। पाइलोरिक स्फिंक्टर के ओपन होने के बाद जो काइम होगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला पोर्शन होगा जिसका नाम होगा ड्यूडिनम, वहाँ पे चली जाएगी, और देन जो हम स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ चले जाएंगे। लेकिन ये सारे का सारा प्रोसेस कौन करवाएगा? पैरी, जो कि ऊपर से नीचे की जानिब ऐसे आ रही है मूवमेंट। सम टाइम जो मूवमेंट हैं वो रिवर्स हो जाती हैं, यानी कि वो आपके माउथ से स्टोमिक की तरफ जाने के बजाय स्टोमिक से वापस किधर आती हैं? माउथ की तरफ आती हैं, जिसकी वजह से आपने जो चीज़ खाई होती है, जो काइम वगैरह बन जाता है, बाद में जो शोरबा बन जाता है वो दोबारा फिर माउथ में आना शुरू हो जाता है। उसको हम क्या नाम दे देंगे? हार्ट बर्न का नाम दे देंगे, और उसी को हम नाम देते हैं वॉमिटिंग वगैरह का भी इसी को नाम देते हैं। ठीक है, एंटी पेरिस्टालसिस। और उसकी वजह से जो काइम है वो वापस माउथ में आ रहा है। और ऐसा होता क्यों है? इसकी वजह क्या होती है? इसकी पहली वजह यह है कि यूज़ ऑफ अल्कोहल। अगर कोई बंदा अल्कोहल का इस्तेमाल करता है तो उसकी वजह से भी हार्ट बर्न हो सकता है। दूसरी चीज़, अगर कोई ओवर ईटिंग करता है, ज़रूरत से ज़्यादा खा लिया, ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटीन्स ले ली, फिर भी यही होगा। अगर कोई इंसान खाना खाने के बाद उसी वक्त स्लीप लेट जाता है, आपने फूड खाई और फूड खाने के फ़ौरन बाद क्या हो गए? सो गए या लेट गए, उसकी वजह से भी कौन सी कंडीशन हो सकती है? हार्ट बर्न हो सकता है। तो यहाँ से देख लें शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज और लॉन्ग क्वेश्चन क्या क्या है। देखिए, पहला तो लॉन्ग क्वेश्चन सीधा है आपके पास, डाइजेशन इन स्टोमिक। शॉर्ट क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा जो टर्म है वो है हार्ट बर्न। शॉर्ट क्वेश्चन में दूसरा पूछा जाता है व्हाट इज़ द गैस्ट्रिक ग्लैंड, तो आपने बताना है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड रिलीज करेगा गैस्ट्रिक जूस।
फिर आपने ये भी बताना कि गैस्ट्रिक जूस की कंपोजिशन क्या है, ये तीनों कंपोजिशन में आएंगे गैस्ट्रिक जूस की। शॉर्ट क्वेश्चन में बनता है व्हाट इज द गैस्ट्रिन, हाउ द गैस्ट्रिन वर्क्स, ये भी आपने यहीं पे बताना है, ठीक है। अब एमसीक्यूज की तरफ आ जाए। पहला एमसीक्यू ये है कि HCl पेप्सिनोजिन के काम करने के लिए पीएच कितनी होनी चाहिए, 2 से 3 होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा एमसीक्यू यहाँ से ये बनता है कि जो स्टोमिक होता है वो बॉडी के किस साइड पर है, लेफ्ट साइड पर है। शेप किससे मिलती है, जे शेप्ड ऑर्गन होता है। और उसके बाद आपसे ये पूछा जाएगा कि जो पैरेटल सेल है वो क्या रिलीज करेंगे, जाइमोजन सेल, म्यूकस सेल। म्यूकस का काम क्या होता है, ये सारा किस में आ जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन में। और एमसीक्यूज वगैरह में ये 3 टर्म्स मोस्टली पूछी जाती हैं। एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन।